हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे नेशनल इनकम के। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्टिंग करेंगे। डेफिनेशन हमारी जो कहती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज। ये स्टडी करती है हमारी इकोनॉमिक इश्यूज को। किसको बच्चों? इकोनॉमिक इश्यूज को और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। देखो, हमने अपने बेसिक्स में 11th क्लास के बेसिक्स में समझा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। वो ऑब्जेक्टिव था हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लाइक जिसमें हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, जहां पर हमारी डिमांड अनलिमिटेड होती है, जहां पे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन हमें फेस करना पड़ता है। उस मोटिव के हिसाब से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हुए आए हैं। बस फर्क इतना पड़ जाता है बच्चों कि माइक्रो उन्हीं प्रॉब्लम्स को एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक सिंगल जब आदमी को प्रॉब्लम होता है तब, और मैक्रो इकोनॉमी एज ए होल लेवल पर सॉल्व करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए, ठीक है। अब उसे माइक्रो भी सॉल्व करता है और मैक्रो भी करता है। बस फर्क इतना समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे लेवल का है। कोई उसी समस्या को बहुत छोटे स्तर पर सॉल्व कर रहा है, कोई उसी को बड़े स्तर पर सॉल्व कर रहा है। तो मैक्रो हमारा कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है। आप इसमें कुछ प्रॉब्लम को देखें, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज हो गया या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आपको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स में कोई भी डेफिनेशन हो बच्चों, कोई भी डेफिनेशन हो, जब तक हमें वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे, हम क्लियर नहीं लगा पाएंगे कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, मीनिंग क्या कहना चाहता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी टर्म्स को हमेशा डिस्कस करते रहना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझाता हूं आपको कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है बच्चों, ठीक है। देखो, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में क्या समझा है? जो हमें संसाधन बांटने वाली जो हमारी समस्या है, जो हमारी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो प्रॉब्लम है, वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब सर, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझाना। देखो, आपको पता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है। सर, हमारे रिसोर्सेज तो स्केयर हैं, वो बहुत कम है। और इन रिसोर्सेज के यूजेस क्या है? सर, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक रिसोर्सेज मल्टीपल जगह यूज होता है, ठीक है। और ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है? सर, ह्यूमन बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड है। बॉन्ड्स का तो कुछ पता ही नहीं है। आओ इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लो ये एक बच्चा है। मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है, इसका नाम है राहुल। ये राहुल है, और आज जो है ना, इसे जाना है एक मेले में जाना है। बहुत बड़ा फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, झूला वूला लगा हुआ है, ठीक है। आज ये मेले में जाना चाह रहा है, मेला। अब इसकी मम्मी ने जो उसको पैसे दिए हैं, जो उसको मनी दिया है, मान लो इसको दिया है 100 रुपए, कि ले बेटा 100 रुपए और लेके जा मेले में, घूम के आ। अब बात को समझना, यहाँ पे दो प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ क्या है। दो प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहला, जो पैसा, हमने क्या बोला था कि जो रिसोर्स है, जो रिसोर्सेज है वो स्केयर हैं, स्केयर हैं, ठीक है। और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। और तीसरी लाइन मैंने बोली है आपको कि ह्यूमन वांट्स क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। दो नहीं, ये दो मतलब, एक मिनट रुको इसको, ठीक है। मैं इसको सिर्फ प्रॉब्लम लिख के छोड़ देता हूँ, बात को हम समझेंगे यही से। संसाधन कम है, ठीक है। जिस प्रकार इस बच्चे के केस में समझना, आप इस बच्चे के केस में आप समझना बहुत ध्यान से बात को, कि इसके पास क्या लगता है आपके पास कितने रुपए पड़े होंगे? सर, पैसा तो बहुत कम है। उस बच्चे के पास पैसा क्या है? कम है। सर, साफ दिख रहा है। 100 रुपए में आज की डेट में क्या ही आता है, क्या ही आता है आज की डेट में? ऑल्टरनेट यूज, पैसे का यूज बहुत है। वो झूला झूल सकता है, वो खिलौने खरीद सकता है, वो खाने पीने का सामान खरीद सकता है, ठीक है। उसके पास चॉइसेस बहुत है।
तीसरा, उसकी वांट्स क्या होगी? आपको लगता है क्या उसकी वांट्स लिमिटेड होगी? यार कोई भी इंसान, जिस किसी भी इंसान की ना वांट्स लिमिटेड नहीं होती बच्चों। इसको ऐसे समझना कि एक बच्चा भी है ना, आप उसको जितना मर्जी दिला दो उसके मनपसंद का, लास्ट में अगर आप उससे पूछते हो ना कि बेटा कुछ और भी चाहिए, वो कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान है ही ऐसे। उन हम जो है ना, अब कह सकते हो कि हमारा हम इच्छाओं का ना पिटारा है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे इस बच्चे की इच्छा खत्म नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर समस्या है, पैसे हैं कम। पैसा बहुत जगह यूज हो सकता है, और इस बच्चे की वांट्स बहुत है कि मैं झूला भी झूलूंगा, बड़ा वाला छोटा वाला, खाऊंगा पीऊंगा भी, सामान भी खरीदना है, और जाते जाते कॉपी भी घर के लिए लेके जानी है, मम्मी के लिए भी कुछ सामान लेके जाना है। अब सोचो उतने से पैसे में ही बच्चा क्या क्या कर लेगा। ठीक है ना? इन्हीं सब चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आम भाषा में प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर, जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि लाइक ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं हर बार इकोनॉमिक्स में ना हर टर्म्स को रिपीट करता रहता हूँ, ताकि अगर कोई पुराना बेस आपका कमजोर होगा, जिन बच्चों का 11वीं कमजोर रह गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, उनकी चीजें रिपीट होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जीरो से परफेक्शन की ओर लेके जाना बच्चे को। बेस कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज आप कवर कर लोगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया ना, इस पैसे के एग्जांपल से हमें एक चीज समझ में आया, तो प्रॉब्लम समझना मेरी बात को। समस्या ये है ना, इसकी वांट्स तो बहुत ज्यादा है, पैसे कम है। अब इसको एक डिसीजन लेना होगा, इसे एक प्रॉब्लम होगा, उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, इसे चुनाव करना पड़ेगा कि मैं अपनी तीन इच्छाओं में से क्या पूरा करूं। जैसे इसके मन में एक इच्छा है, इसके मन में इच्छाएं चल रही हैं। पहला, पहले तो ये ना, फिर में मतलब मान लो इसे कोई सामान खरीदना है, यानी मान लो कोई खिलौना खरीदना है। ठीक है, कोई खिलौना खरीदना है इसको। उसके बाद इसको मिठाई खानी है। ठीक है, इसको मिठाई खानी है, इसको मिठाई खानी है। उसके बाद इसको एक पेन खरीदना है बाद में। ठीक है, इसको पेन खरीदना है। तो अपनी ये दो तीन इच्छाओं में से ना क्या करेगा, इसको पता है मेरे पास जो पैसे हैं वो कम है, और पैसों के यूजेस तो भाई बहुत है। बस जो, और वांट्स भी क्या है, वो भी अनलिमिटेड है। इसको ये तो तीन मैंने लिमिटेड लिखा है, बहुत सारी इच्छाएं होंगी उसके मन के अंदर, राहुल के मन के अंदर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ये 100 रुपए इन सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर समस्या आती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन की। हम अपने पैसे को किस प्रकार बांटे। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं किस किस इच्छा पे कितना कितना खर्च करूं। देखो, इकोनॉमिक्स भी यही करता है। इकोनॉमिक्स इस जगह पर ना इसकी हेल्प करने आएगा। इकोनॉमिक्स कहेगा बालक तू परेशान मत हो, मैं तेरे यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपको ये जो पैसे हैं लिमिटेड, इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आपकी वांट्स भी पूरी हो जाए, आपका काम भी चल जाए। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम समझो, हमारी इकोनॉमी में जो संसाधन है वो कम है, लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं। हमें समस्या आती है उन्हें बांटने में, कि हम बांटे कैसे लोगों में। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी बांट देंगे, संसाधन लिमिटेड है। लोगों, पहली बात तो लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, और दूसरी चीज इतने संसाधन नहीं है कि हम उन्हें बांटते रहेंगे। तो यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। या डिसीजन कैसे लेना होगा, हमें उसे समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, अपने पैसों को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करो कि आप ये भी खरीद लो, आपके पास ये भी आ जाए। अगर ये जरूरी ना हो, लाइक अगर मिठाई जरूरी ना हो, तो उसे कैंसिल कर दो, पेन खरीद लो उसकी जगह पर। तो आपको कुछ मैनेजमेंट तो बैठाना पड़ेगा ना कोई मैनेजमेंट आपको बैठाना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट बैठाए काम नहीं चलेगा। आप खिलौना ले लो, आप एक पेन ले लो, मिठाई हटा दो, नुकसान करेगी। मतलब आपका आपका बजट भी हो जाए और आपका सामान भी आ जाए। तो यही है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसे ही कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। और ये है क्या, हमारे संसाधन कम है, यूजेस ज्यादा है, और जिनको देना है उनकी वांट्स बहुत ज्यादा है। बांटने में समस्या आती है, इंसानों को बांटने में समस्या आती है, किसको कितना दे, क्योंकि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं वापस से चलता हूँ। तो हमने अभी आपको मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा दिया। रिसोर्सेज कम है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज कम है और वांट्स बहुत जारी है, और
हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमें समझ नहीं आ रहा उन रिसोर्सेज को हम किस प्रकार एलोकेट करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड और इच्छाएं क्या हो सके, पूरी हो सके, वांट्स पूरी हो सके। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बस मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमी एज ए होल पर सॉल्व करता है। अब देखो जो मैंने अभी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताया ना, ये 11वीं में भी था, आपने माइक्रो में भी डिस्कस किया है। बट माइक्रो उसी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल, इंडिविजुअल समझते हो, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल आदमी, एक एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। एक इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल आदमी हो, एक 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 फर्म हो, एक फर्म हो, ठीक है, एक छोटी सी फर्म हो, एक फर्म हो, एक मार्केट हो, एक सिंगल मार्केट हो। जब बात एक इंडिविजुअल लेवल पर रह जाती है ना, तब हमारा माइक्रो सॉल्व करता है। प्रॉब्लम वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है बच्चों। बट वही प्रॉब्लम जब पूरे देश में होती है, बड़े स्तर पर होती है, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। सर हमको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हमारी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर समझ, जब तक हम समस्या नहीं समझेंगे तो समाधान के लिए हम नहीं समझ पाएंगे। समस्या यहाँ पर सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, संसाधनों को बांटने की है। माइक्रो उसको छोटे लेवल पे करता है, मैक्रो उसको बड़े लेवल पे सॉल्व करता है, यानी इकोनॉमी एज ए होल पे करता है। तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में मैं लेवल ऑफ स्टडी की बात करता हूँ। देखो ये भी प्रॉब्लम को देखता है, स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म और एन इंडस्ट्रीज, ठीक है। थोड़ा पीडीएफ बच्चों आगे पीछे हो गया है, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो है हमारा वो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आप हेडिंग लिख लेना है यहाँ पर। मैं थोड़ा हाईलाइट कलर कर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। आइए हम डिफरेंसेस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले लेवल ऑफ स्टडी मैंने आपको बताया ना, इंडिविजुअल लेवल पे जो बात करे वो माइक्रो, और जो इकोनॉमी एज ए होल पे बात करे वो मैक्रो। समस्या वही है, संसाधनों को बांटने की, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन कह सकते हो। कई बार एग्जाम में वो मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है वो बच्चों, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना। जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात आए आपके माइंड में तीन बातें आनी चाहिए। पहली बात क्या आएगी माइंड के अंदर, पहला आएगा सर हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। तो और हमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आता है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बस उसको सिंगल, जब किसी एक एक व्यक्ति को वही समस्या जब किसी एक पर्सन को होती है तो माइक्रो करता है, पूरे देश को होती है तो मैक्रो करता है, लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके क्या सेंट्रल इश्यूज हैं, किसके सेंट्रल इश्यूज। इसका सबसे मेन काम है रिसोर्सेज को बांटना। इसका काम है देश में इनकम और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, देश में इनकम जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। देश में कैसे रोजगार बढ़ेगा, देश की आय कैसे बढ़ेगी। जब मैं इनकम की बात करता हूँ तो बात होती है यहाँ पर नेशनल इनकम की। किसकी बात होती है बच्चों, बात होती है इसमें यहाँ पर नेशनल इनकम की, जो हमारा प्रेजेंट का चैप्टर भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल की। इकोनॉमिक वेरिएबल का यहाँ पर मतलब होता है एक कंज्यूमर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, एक कंज्यूमर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई आ जाती है बच्चों, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एक व्यक्ति की डिमांड, एक से ज्यादा लोगों की डिमांड, एक की सप्लाई, एक से ज्यादा लोगों की सप्लाई, वहां पे एग्रीगेट चलती हैं चीजें, वो बड़े लेवल पे हर चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पर जो वर्ड है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब सबको लेके चलना, प्रॉब्लम को बड़े स्तर पर लेके चलना, ये नहीं करता। ये यहाँ लिमिटेड है और यहाँ पर ये वाइडर है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाती है, वाइडर हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये इकोनॉमिक एजेंट है। यहाँ पर आप कह सकते हो, कुछ संस्थानों के मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे आप आरबीआई ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सेबी ले सकते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ले सकते हो, आप आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हो, आप यहाँ पे नाबार्ड ले सकते हो, ठीक है। इन संस्थानों की हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे ज्यादातर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ही डिस्कस होता है। मेथड ऑफ स्टडी, यहाँ पर हम चीजों को ना पार्शियल एनालिसिस में लेके चलते हैं, और ये जनरल एनालिसिस में लेके चलता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका ये एक हिस्सा देखता है, कंप्लीट प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होती है, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में है।
और जनरल में मतलब यहाँ पर क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को ना कंप्लीट लेवल पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चीजों को ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में लेके चलता है। अजम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि हम मैक्रो की टर्म डिस्कस नहीं करते, और ये कहता है हम माइक्रो की टर्म डिस्कस नहीं करते। ऑब्वियसली जब लोगों दोनों के जब क्राइटेरिया ही अलग हैं तो वो कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम क्यों डिस्कस करेगा। अब आप एक जो हृदय रोग विशेषज्ञ है उसको जाके बोलोगे कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो जो हृदय रोग विशेषज्ञ है वो क्या बोलेगा, भाई मैं दांतों के प्रॉब्लम को नहीं देखता हूँ, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। और जो आप डेंटिस्ट के पास जाकर बोलोगे कि मेरे को हार्ट में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो डेंटिस्ट कहेगा भाई दांत का प्रॉब्लम हो तो इधर आ। तो कहने का मतलब है दोनों का अलग अलग फील्ड है। ये माइक्रो है तो इधर मैक्रो नहीं चलेगा, और ये मैक्रो है तो इधर माइक्रो का टर्म कांस्टेंट रहेगा। आप लिख सकते हो कांस्टेंट, आप यहाँ एक वर्ड लिख सकते हो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये डिस्कस नहीं करते। मैक्रो माइक्रो टर्म कांस्टेंट, माइक्रो को डिस्कस नहीं करता, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में हम समझा देते हैं। थोड़ा सा एक वर्ड आया था बीच में, देखिए, रेफर टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज नो चेंज इन अदर मार्केट। हम जब एक मार्केट को सॉल्व करते हैं, जब हम किसी एक मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम मान के चलते हैं इसका इंपैक्ट दूसरी मार्केट्स पे नहीं जाएगा या नहीं होगा। हम एक ही हिस्से पर ध्यान देते हैं, बाकी हिस्से को भूल जाते हैं। पार्शियलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप एक जगह एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी जगह आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। अब उसके इंपैक्ट हो ना हो, वो ठीक हो ना, आपके हिसाब से 10 लोग बीमार हैं, आप एक को ठीक कर दो, आप बाकियों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो और आप उठ के चल दिए। तो ये क्या हुआ, पार्शियल इक्विलिब्रियम। आपने एक को सॉल्व किया, बाकी भी तो पेंडिंग है ना प्रॉब्लम्स, आपने उसको इग्नोर कर दिया। बट इसमें क्या होता है, जब ये सॉल्व करने जाएगा ना मार्केट के प्रॉब्लम को, तो ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी, ये सारी प्रॉब्लम निपटा के आएगा। हर मार्केट को की जो प्रॉब्लम है वो एक साथ रिजॉल्व होती है। यहाँ पर ये एक को करेगा बाकी को छोड़ देगा, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम है। ये जनरल इक्विलिब्रियम है, सबको एक साथ कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, सेविंग के गुण और अवगुण, ठीक है। सेविंग के हमारे गुण और अवगुण की बात करते हैं। क्या सेविंग सही है या नहीं है, क्या हमारी जो बचत होती है, जो हम पैसे बचाते हैं, क्या वो सही है। देखो, कुछ लोगों का मानना है हाँ सर सही है, क्योंकि सर पैसे बचाएंगे, जब चार पैसे जोड़ेंगे तभी तो घर खरीदेंगे, सर जब चार पैसे जोड़ेंगे तभी तो हम बिजनेस चलाएंगे, मतलब अगर पैसे नहीं सेव करेंगे तो मतलब हम आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे सर। तो सेविंग तो बहुत जरूरी है ना सर। अब ये आपने सोचा अपने हिसाब से, बिल्कुल सही सोचा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ना इसी इसी को ना एक, या आप ये जो सोच थी ये एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू की थी, मतलब ये एक व्यक्ति सोच रहा है अभी, ठीक है, ये एक व्यक्ति सोच रहा है कि सेविंग बहुत अच्छी चीज होती है, इट एवरीबडी सेव मोर। अगर लोग ज्यादा बचाएंगे पैसा, ही कैन डिपॉजिट, अगर आप ज्यादा पैसे बचाओगे तो ही कैन डिपॉजिट इन ए बैंक, आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करो, एंड रेगुलर मतलब एंड कैन अर्न ए रेगुलर इनकम। अब इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, देखो, आप बैंक में पैसे को बचाओ, कहीं इन्वेस्ट करो और वहां से पैसा कमाओ। पैसा बचाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, कहीं बिल्डिंग खरीद के रेंट पे लगा दो, ठीक है, कहीं दुकान डाल के वहां पे दुकान चला लो, इनकम तो आने लग जाएगी ना। तो एक लोगों की माइंडसेट यही है कि पैसा बचाना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल सही सोचते हैं। बट अब मैं इसी चीज को ना इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, बड़े लेवल पे सोच के देखते हैं। देखो, अवगुण कैसे है, ठीक है। एक्सपेंडिचर टेंड टू डिक्लाइन, अगर हर व्यक्ति देश का बचाने लग गया तो देश का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा सर, वो तो डाउन हो जाएगा। सर अगर एक्सपेंडिचर डाउन हो गया तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा सर, देश का तो डिमांड ही गिर जाएगा। तो अब डिमांड गिरेगा तो प्रोडक्शन गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जो हमारे प्रोड्यूसर भाई है, जब देश में सारे लोग ही डिमांड कम कर देंगे, लोग बचाने ही बैठ जाएंगे, तो हमारे प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना छोड़ देंगे। हमारा प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट क्यों लगाएंगे, मतलब क्यों वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे जब चीजें बिक ही नहीं रही, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो प्रोडक्ट बनाकर बेचने का फायदा क्या, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, वो प्रोडक्शन गिर जाएगा। और जब प्रोडक्शन गिरेगा तो फैक्ट्री के जो काम करने वाले लोग हैं उनको कहाँ बोला जाएगा कि भाई अब घर जाओ, क्यों, फैक्ट्री बंद, भाई मार्केट में डिमांड नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, प्रोडक्शन हमें करना नहीं, तो आप काम क्या करके करोगे, तो एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। तो देखो, जब बात बचत की एक व्यक्ति पर आ रही है तो वो सही है, पर जब वही चीज हम बड़े स्तर पर सोच रहे हैं बच्चों, तो इम्पैक्ट आते हैं। जैसे कहने का मतलब है, एक आदमी, एक आम आदमी क्या सोचता है इस चीज को, एक आम आदमी के लिए क्या है, एक आम आदमी सोचता है कि हम सेविंग करेंगे, ठीक है,
हम सेविंग करेंगे, और सेविंग के बाद हम बाद में कुछ पैसा बचा के इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर क्या होगा, फिर इनकम जनरेट होगी, हम कुछ चार पैसे कमाएंगे। भाई यही तो सोचता है ना इंसान, इसी सोच पे तो लोग चलते हैं, यही तो पैटर्न है हमारे चलने का। पर सर ये तो एक एक छोटे लेवल पर आप सोच रहे हो, आओ इसी चीज को एक बड़े लेवल पर सोच के देखते हैं। देखो, अगर हमारा पूरा देश, ठीक है ना, अगर पूरा इकोनॉमी ही ऐसा सोचने लग जाए, अगर पूरी इकोनॉमी ही इस प्रकार सोचने लग जाए, अगर हम ऐसी सेविंग करते रहे, अगर ऐसे ही सेविंग होती गई, तो जो देश का एग्रीगेट डिमांड है, अगर देश का हर आदमी सेविंग करने लगा, जो देश का एग्रीगेट डिमांड है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब डिमांड गिरेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट है, जिसे कौन करता है, जिसे सर प्रोड्यूसर करता है, जिसे हमारा प्रोड्यूसर करता है, वो भी गिरेगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। अब भाई इन्वेस्टमेंट गिरेगा, तो प्रोडक्शन गिरेगा देश का, प्रोडक्शन कम कनेक्ट है जीडीपी से। ठीक है, ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये डाउन हो जाएंगे, ये भी गिरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देश में जो रोजगार रोजगार का स्तर है, वो भी क्या हो जाएगा, देश में सर रोजगार का स्तर भी गिरेगा। सर इम्पैक्ट तो बड़े खतरनाक आ रहे हैं ये तो। भाई अभी तक हमने सिर्फ एक लेवल पे सोचा था, जब हमारा पूरा देश सेविंग करने पे उतर आएगा ना, तो डिमांड गिर जाएगी, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, प्रोडक्शन गिरेगा, देश की जीडीपी गिर जाएगी, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, देश में सब बेरोजगार हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आया सब, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की मैं बात करता हूँ। सबसे पहला काम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वो है हमारे देश की नेशनल इनकम निकालना। पहला काम है नेशनल इनकम, क्या है, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो जीडीपी एंड एनएनपी एट एफ सी। वेट अ मिनट, ठीक है, आप जीडीपी एट एनएनपी पे लेके चल सकते हो, या आप इसको आप एनएनपी एट एफ सी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है सर, ये होती है हमारी नेशनल इनकम का फॉर्मूला है बच्चों, ये नेशनल इनकम है, इसको याद रखना। खैर हम जब आगे बढ़ेंगे तो और सीखने को मिलेगा ये सब चीज। ठीक है, तो हम अपनी नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। बाकी जीडीपी पे भी आएगा। तो देश की जीडीपी निकालना, देश में एनएनपी एट एफसी निकालना, यानी नेशनल इनकम निकालना, ये किसका काम होता है, ये होता है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम। उसके बाद थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी थियरी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। देश में बेरोजगारी, रोजगार से जुड़ी हुई समस्याओं को कौन देखता है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है सर। थ्योरी ऑफ मनी, हमारे देश में मनी एंड बैंकिंग को कौन कंट्रोल करता है, वैसे तो करता है आरबीआई है रेगुलेट, बट आरबीआई आता किसके अंडर में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। देश में आरबीआई ही पूरे मनी एंड बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, बट ये आता किस में, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। उसके बाद जनरल प्राइस तो हमने पढ़ी लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जनरल प्राइस के बारे में बताया था। ठीक है, जनरल प्राइस भी किसमें आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देश में इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप जो बनते हैं, इन्फ्लेशन मतलब आपकी महंगाई हो गई, डिफ्लेशन का मतलब जब आपका मार्केट क्या होता है, जब डाउन डाउन होता है। मतलब इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमारा जो मार्केट होता है, जो मार्केट होता है वो बहुत अप होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा मार्केट बहुत डाउन होता है। ठीक है, इसमें मार्केट बहुत ऊपर होता है, इससे मार्केट हमारा क्या होता है, बहुत डाउन होता है। ठीक है, इट रिवील द टेंड टू पैथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। देखो, अगर आप अपने देश में प्राइस लेवल को मेंटेन रखोगे तो ठीक है, प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस ज्यादा गिर गया तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक काम है कि प्राइजेस को ना एक जनरल लेवल पे सेट रखना, ना बढ़ने देना ना बहुत ज्यादा घटने देना, क्योंकि बहुत बढ़ा तो महंगाई आएगा, बहुत गिर गया तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा, और ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और काम है
जनरल प्राइसेस मेंटेन रखना। अभी तक क्या क्या पढ़ा देश में? नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयड, एफसी निकालने का काम मैक्रो का है। देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम मैक्रो का है। देश में मनी एंड बैंकिंग के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है वैसे आरबीआई है, बट आता किसमें? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। देश में प्राइस को जनरल लेवल पे फिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हमें रोकना है। क्या करना है? हमको इन दोनों को क्या करना है सर? हमको इन दोनों को रोकना है, क्योंकि अगर हमने रोका नहीं तो दिक्कत आएगा। ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट, फिर आते ही गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब सरकार गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम अरे वैसे थोड़े इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह आपने पढ़े होंगे बच्चों। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। ठीक है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। हमारा जो मैक्रो इकोनॉमी है वो स्टडी करता है कि कैसे गवर्नमेंट बजट हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। सर इम्पैक्ट कैसे डालता है? देखो, आपको मैं अगर इन शॉर्ट में समझाऊं तो गवर्नमेंट बजट क्या है? हमारी सरकार की इनकम और खर्चों का पूरा स्टेटमेंट समझ लो आम भाषा में। सारी जो सरकार की वो है, सरकार की जो इनकम है और जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट समझ लो। सरकार से पहले ही बता देती है कि कहाँ कहाँ से कमाएंगे और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है ना गवर्नमेंट बजट का? सरकार का एक कॉपी समझ लो, जिसमें एक तरफ कमाई और एक तरफ खर्चे लिखती है, और सरकार से बताती है हम कहाँ से कमाएंगे। अब सरकार कमाती कहाँ से? सर टैक्स से कमाती है। सरकार खर्चा कहाँ करती है? सरकार बहुत जगहों पे खर्चा करती है सर। और तो इन सभी सरकार के खर्चे और कमाई से क्या हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पे इम्पैक्ट जाता है? सर क्यों नहीं जाता है? टैक्सेस से तो बहुत इम्पैक्ट जाता है, सरकार के खर्चों से इम्पैक्ट जाता है। तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है कि कैसे सरकार का बजट हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनिपुलेट करता है, प्रभावित करता है। तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर काम क्या हुआ? गवर्नमेंट बजट को एनालिसिस करना कि कैसे हमारा सरकार का बजट हमारे देश की एक्टिविटीज पर इम्पैक्ट डालने वाला है। क्योंकि सरकार को आपको पता है बजट हजार का सरकार बनाती है। सरकार अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का पहले टारगेट सेट कर लेती है, भैया यहाँ यहाँ से कमाना है और यहाँ यहाँ खर्च करना है। ठीक है। और इसका इम्पैक्ट देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जाएगा, और इसे स्टडी करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? सिंपल से, जैसे मैं बता देता हूँ कि एक जैसे मान लो मैं एक छोटा सा फिगर लिख रहा हूँ। जैसे मान लो $1 के बदले में अभी लिख दिया 84 रुपीज, फॉर एन एग्जाम्पल। ये हुआ हमारा एक्सचेंज रेट, एक ऐसा रेट जिस पर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ना $1 बराबर 84 रुपीज, एक एग्जाम्पल में अभी रेट थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएट कर रहा होगा। मैंने लिखा $1 बराबर 84 रुपीज। तो ये एक ऐसा रेट है जिसमें हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं सर। तो इसे तो एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जिसमें पैसे जाते हैं और पैसे आते हैं। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा। तो उसका पूरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कितना पैसा गया, कितना आया, इसका पूरा स्टेटमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और ये दोनों के दोनों, ठीक है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक स्टेटमेंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। बाकी एक्सचेंज रेट मैंने आपको अलग से समझा दिया है। ठीक है। तो ये दोनों भी कौन इसको मैनेज करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है सर। इसे भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेज करता है। सर हमको छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस समझ में आ रही है। जनरल प्राइस सर हमारा वो प्राइस होता है जिस हम कोशिश करते हैं कंट्रोल में रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का खतरा रहेगा। अगर प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे तो महंगाई आएगी, और प्राइस अगर बहुत नीचे गिर जाएंगे सर डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। फिर आपने बताया सर गवर्नमेंट बजट हमारी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर इंपैक्ट डालता है। सर गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एक तरीके का हमारा सरकार का खर्चों और कमाई का क्या एक स्टेटमेंट है। सरकार कमाती कहाँ? सरकार टैक्सेस से कमाती है, नॉन टैक्सेस से कमाती है। सरकार बहुत जगहों पे खर्चा करती है, रेवेन्यू खर्ची है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं बच्चों, गवर्नमेंट बजट एक चैप्टर है हमारा, एक्सचेंज रेट एक चैप्टर है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर है। बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, ताकि आपको भी पहली ही क्लास में ऐसा ना हो कि एकदम नए नए वर्ड सुन के आप एकदम परेशान हो जाओ कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक ऐसा रेट जिसमें हमारा रुपये डॉलर में कन्वर्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा स्टेटमेंट है। और इन सबको कौन मैनेज करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। आ जाइए आगे। अब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स की बात करता हूँ। फीचर नंबर 1, देश की नेशनल इनकम निकालना। देश में बेरोजगारी की समस्या को देखना। किसकी समस्या को? बेरोजगारी। देश में जो बेरोजगारी वगैरह है
उस प्रॉब्लम को देखना, ठीक है। देश में जो सरकारी जो बजट है, सरकार का जो बजट है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बजट है, सरकार के इस बजट को बनाने में कौन हेल्प करेगा? मैक्रो करेगा। कि आपको बजट कैसे तैयार करना है, सरकार की हेल्प करता है कि लाइक कहाँ से कमाना है, कहाँ कितना खर्च करना है, किसके कितना कितना टैक्स, कितना नॉन टैक्स कलेक्ट करना है, कितना कितना खर्चा करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आप ये समझते हो, ये तो पहले हो गए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये तीन डिटेल्स मिल जाएंगी। देश की नेशनल इनकम की जानकारी, देश में बेरोजगारी की जानकारी यहाँ मिल जाएगी, और गवर्नमेंट बजट, सरकार के बजट की भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर। मतलब आपको अगर जानना है कि हमारी सरकार कहाँ कहाँ से कमाती है और कहाँ कहाँ खर्च करती है, अगर आपको ये जानकारी चाहिए, इन सबसे जुड़ी हुई अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको इन तीनों की जानकारी चाहिए, अगर आपको इन तीनों की जानकारी, अगर आपको डिटेल्स निकलवानी है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के पास जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देगा, पूरा डिटेल देगा आपको। दूसरा, देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करता है मैक्रो, कि देश कैसे डेवलप करेगा, क्या क्या हम इनिशिएट लेंगे जिससे हमारा देश आगे चला जाएगा। प्रोग्रेस एंड पॉलिसीज, सॉरी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड एंड मींस ऑफ द इकोनॉमी। हमारी मैक्रो, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए, क्योंकि है तो कम, उसी को समझते हुए हम क्या क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाए, ये मैक्रो बात कर रहा है, क्या क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाए ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप कर जाए, देश के लिए एक रोड मैप तैयार करें। जैसे हम एक टीचर है ना, कभी कभी हम अपने बच्चों के लिए एक रोड मैप बनाते हैं कि बेटा ये सिलेबस इतने समय में कवर करना है, इसकी इतने पीवाईक्यू लगाने हैं, इतनी टेस्ट सीरीज आपको देनी है, और एग्जाम से पहले ये हो जाना चाहिए, तभी आपकी परसेंटेज जो है वो 95 प्लस करेगी, है ना, तभी आप 100 टच करेंगे। तो एक रोड मैप हम बना के देते हैं, पर बच्चा अगर उसको रोड मैप को फॉलो करेगा तब वो लेवल अचीव करेगा। ऐसे हमारी मैक्रो भी एक रोड मैप बना के देती है देश को कि हाँ, और सब कुछ एनालिसिस करके प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाकर देती है कि इसी से हम, इन्हीं प्रोग्राम और पॉलिसीज से हम कहाँ जाएंगे, हम अपने देश को ग्रोथ और डेवलपमेंट पे लेकर जाएंगे आगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और एक काम और है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, देश में, देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अब सर स्टेबल से आप वहीं कहीं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तो बात नहीं कर रहे हैं? सही जवाब। देखो हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता रहता है जिससे हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। तो सरकार हमारी कुछ फिजिकल पॉलिसीज बनाती है, कुछ बजटरी पॉलिसीज बनाती है, इन पॉलिसीज से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं। अब ये पॉलिसीज क्या है, उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत लंबे हैं, और अभी हम जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम एक पूरी मैक्रो को वन शॉट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पॉलिसी से बस अभी याद रखिए कि इन पॉलिसी से सरकार अपने देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखती है। जब ये आएगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया, हमारे देश के पूरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसे पूरा बैलेंस कौन मेंटेन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो सर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा देश के अगर आपको नेशनल इनकम का, अनएम्प्लॉयमेंट का, बजट का डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, मैक्रो देगा आपको। देश का रोड मैप, देश कैसे डेवलप करेगा उसकी प्रोग्राम पॉलिसीज यही बनाएगा। देश को स्टेबल रखने के लिए कुछ फिजिकल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी वो भी यही तैयार करेगा। उसके बाद देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन है, उसकी डिटेल्स कहाँ मिलेंगी आपको? वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेंगी, ठीक है। अगला, देश में पुअर, गरीबी है, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, पॉल्यूशन वगैरह के, इनको कौन रिजॉल्व करेगा? वो हमारा मैक्रो करेगा। देश में पॉलिसीज बनाने का काम, देश में पॉलिसीज बनाने का काम ये कौन देखेगा? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक एडीएएस, देश का जो एग्रीगेट, अच्छा एडी का मतलब यहाँ पर बच्चों एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, और ये हो गया एग्रीगेट, एग्रीगेट सप्लाई। अभी हम पॉइंट डिस्कस करें पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एडी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या हमारे देश का जो कंजप्शन है या जो हमारे देश का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमी में है, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में अलग अलग छपाया जाता है, यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन। इन्हीं सभी डिटेल एडी, एएस और कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इन्हीं के बिहाफ पर सरकार क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसीज क्या है हमारी? बहुत जरूरी है। मतलब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड जो हो गई, या एग्रीगेट सप्लाई हो गई, या टोटल कंजप्शन हो गया, या टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, इसे प्रोड्यूसर करते हैं, उसे हमारा कंज्यूमर क्लास करता है, गवर्नमेंट करती है,
ठीक है ना। मैंने और हमारे जो एनजीओ वगैरह है वो करते हैं कंजप्शन, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो टोटल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारी इकोनॉमी का, इन्हीं सभी के बेसिस पर पॉलिसीज बनाती है हमारी सरकार, और वही पॉलिसीज हमारे देश को डेवलपमेंट और ग्रोथ की राह पर आगे लेकर जाएगी। अगला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने डिस्कस कर लिया। तो मेन हमारे जो फीचर्स हैं वो इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देश के लिए रोड मैप तैयार करना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना फिजिकल बजटरी पॉलिसीज के थ्रू, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिटेल्स जो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो रेडी करता है ये। उसके बाद पुवर्टी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। देश में एडीएएस और टोटल एक्सपेंडिचर कंजप्शन के बिहाफ पर पॉलिसीज बनाता है। यही पॉलिसीज हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए क्या आती है बच्चों, काम आती है। तो इस इन वन शॉर्ट वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जाना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा, माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस को जाना, उसके साथ साथ हमने थोड़े स्कोप पढ़े कि हमारा कहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है, हमने कुछ फीचर्स पढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नॉलेज के लिए और साथ साथ हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई हैं, मैं आपको बिलीव कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो गई है। बट वो जो वर्ड्स अपने देखे ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, रेट ऑफ एक्सचेंज, मनी एंड बैंकिंग, यही तो पढ़ना है 12th के सिलेबस में। हमारा जो मनी एंड बैंकिंग आएगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा, बजट आएगा, ठीक है। और यही सब तो पार्ट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मतलब सब कुछ इसी में ही एक भी सिंगल वीडियो में कवर है, एक छोटी छोटी वर्ड्स में दे दिया गया है। आगे चल के हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये तो चैप्टर होता है हमारा डन, इंट्रोडक्शन होता है हमारा डन। अब हम अपने नेशनल इनकम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी ओर अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप सब तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक कमेंट डालिए क्लास में, क्या कहते हैं, चैनल के नीचे, कि उस कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको हमारी क्लास का कौन सा ऐसा सबसे प्यारा लगा, क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। साथ साथ में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए बच्चों, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथ साथ बच्चों यही है कि जमकर मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हम आपकी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए चल रहे हैं, एक एक लेक्चर टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सारा काम बहुत स्पीड से हो रहा है, बस आपको बहुत धैर्यवान रहकर पढ़ाई करनी है। एक बात याद रखना है, अब हमारे हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट, अब हमारा प्री बोर्ड आने वाला है। 1 से 1.5 महीने का टाइम है उस एग्जाम में आने में। आपको इन 1.5 महीने में, अगर किसी ने पूरे साल कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, इस 1.5 महीने की प्रिपरेशन में अगर आपने साथ दे दिया ना बच्चों, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स उठ जाएंगे और फाइनल आपका चमक जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, और मेरे प्यारे बच्चों को जितना हो सके उनका सपोर्ट करूं, जो वो चाहते हैं, जो मटेरियल चाहते हैं, मैं उन्हें वो प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।